हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको। मिलियन से बैरिस्टर ओवैसी के एक बयान को लेकर पूरे देश में आज खलबली है। यूपी चुनाव में जब कैंपेन जोर पकड़ रहा है, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का ऐसा बयान आया है जिसे सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा, दंग भी रह जाएंगे और गुस्सा भी आएगा। पहले सुनिए ओवैसी जी ने कहा क्या और बीजेपी ने उस पर कैसे रिएक्ट किया है। आइए सुनते हैं। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा। हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। ओवैसी जी भारतीय राजनीति की गजनी भी बन गए हैं। अपने शपथ को याद करें जो उन्होंने संविधान की ली थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बनता है। भारतीय राजनीति के वो विषैले कोबरा बन गए हैं जो केवल विष घोलते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर विषैला कोबरा होगा तो उसका फन कुचलने का हुनर अगर किसी में है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में है। दर्शकों, आपको याद होगा हरिद्वार धर्म संसद में क्या हुआ। वहां भी आग उगला गया। मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन उसमें उसका नाम ही नहीं जिसने धर्म संसद के नाम पर मंच से आग उगली। एक धर्म विशेष को लेकर भड़काऊ भाषण दिए गए, उसे लेकर विपक्ष के लोगों ने भारी विरोध जताया और टाइम्स नाउ नवभारत ने खुद भी सवाल खड़े किए। हम लगातार उस केस को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह का बयान असदुद्दीन ओवैसी जी का आया है, वो तो आग में घी डालने का काम कर रहा है। ऐसे में क्या कह रही हूं, इस ग्राफिक्स में आपको बताना चाहती हूं। और मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि असदुद्दीन ओवैसी एक बैरिस्टर हैं, अपने नाम के आगे बैरिस्टर लिखते हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के पढ़े हुए बैरिस्टर नहीं हैं, लंदन में ट्रेनिंग हुई है इनकी। मामूली आदमी नहीं है, पेशे से बैरिस्टर हैं। लंदन के लिंकन इंस्टीट्यूट से बीए एलएलबी, हैदराबाद के निजाम कॉलेज से पढ़ाई की, नाम के आगे बैरिस्टर लगाते हैं। 4 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, हर बार संविधान की शपथ लेते हैं और एआईएमआईएम के अध्यक्ष भी हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। बैरिस्टर ओवैसी हर बात में संविधान का हवाला देते हैं और खुद क्या क्या बोलते हैं। और क्या यह पहला मौका है जब उन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ओवैसी जी की पार्टी और खुद ओवैसी जी कैसे मुसलमान करते हैं। अब धमकाना भी शुरू हो गया। और अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि जनवरी 2021 अयोध्या वाली मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम, कोई चंदा ना दे, यह कहा गया असदुद्दीन ओवैसी द्वारा।
सितंबर 2021 अयोध्या वाली मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम, कोई चंदा ना दे इसे। ये बार बार कहते हैं। अक्टूबर में कहा यूपी में मुसलमानों को कुचला जाता है, और नवंबर में कहा हिंदुत्व एक फेक हिस्ट्री की फैक्ट्री है। असदुद्दीन ओवैसी के ऐसे बयान अक्सर रोज आया करते हैं। CAA NRC वापस नहीं हुआ तो एक और शाहीन बाग सामने आएगा। मेरी मस्जिद शहीद हो गई, सपा बसपा और कांग्रेस ने आंखें मूंद ली, ये 12 दिसंबर 2021 को कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। और हर बयान के बाद दूसरा बयान। लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि यूपी में चुनाव है, क्योंकि यूपी में 125 सीटों पर मुस्लिम वोट ज्यादा है और सीधा इफेक्ट करता है, क्योंकि मुस्लिम वोट का करीब 60% हिस्सा जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट देता है। अब ओवैसी साहब चाहते हैं कि वो नुमाइंदे बने मुसलमानों के, इसीलिए वो आ रहे हैं मैदान में। इसलिए योगी मोदी को टारगेट करो, शायद मुस्लिम वोट टूटकर इनकी झोली में आ जाए। और यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है आज। और सवाल नंबर 1 जो पब्लिक ने पूछा, योगी मोदी के रहने पर ओवैसी किस किस से बदला लेंगे? क्यों? योगी और मोदी रहते हुए ओवैसी जी कुछ नहीं कर पाएंगे तो उनके जाने की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, ओवैसी का बयान क्या यूपी में ध्रुवीकरण का डायरेक्ट एक्शन प्लान है? और सवाल नंबर 3 जो आज पब्लिक पूछ रही है, धर्म संसद फिर ओवैसी का बदला, यूपी चुनाव से पहले और क्या क्या होगा? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आइए मिलवाती हूं आज अपने पैनल से। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पैनल पर नुपुर शर्मा, प्रवक्ता है बीजेपी की, विनोद बंसल VHP के प्रवक्ता हैं, वारिस पठान AIMIM के प्रवक्ता हैं, और तस्लीम रहमानी प्रेसिडेंट है मुस्लिम पर्सनल काउंसिल ऑफ इंडिया। और मैं पूछना चाहती हूं आपसे वारिस पठान साहब, अक्सर हम मिलते हैं ओवैसी जी से, अभी टाइम्स नाउ समिट पर भी उनसे मुलाकात हुई। इस तरह की बातें वो किया नहीं करते। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअली इन्फॉर्म्ड हैं, लॉयर हैं, बैरिस्टर कहते हैं खुद को, और हर वक्त जब भी उनसे बात करिए तो बहुत कायदे की बात करते हैं, लॉजिक से और रिसर्च से काउंटर करते हैं। ये इलेक्शन के दौरान ये कौन सा रूप धारण कर लेते हैं? किस तरह की धमकियां आज स्टेज से उन्होंने दी? और क्या ये चुनाव का जो ध्रुवीकरण है, क्या यही एक फॉर्मूला है? उंगलियां आप जितनी मर्जी उठाएं मोदी पे, योगी पर ध्रुवीकरण में आग में घी क्या ओवैसी जी नहीं डाल रहे? वारिस पठान साहब। देखिए दविका जी, मैंने आपकी पूरी कमेंट्री सुना। आप ज़रा मुझे अगर 60 सेकंड्स का टाइम देंगे तो मैं ज़रा अपनी बात आराम से रख सकूंगा। बात नंबर 1, ओवैसी साहब की जो आप स्पीच दिखा रहे हो कितनी तारीख की है? दिसंबर 12 की है। आज कितनी तारीख है? 24 दिसंबर, 12 दिन। मैं ये बोलना इसलिए मुनासिब समझ रहा हूँ क्योंकि दिसंबर 17, 18, 19 3 दिन हरिद्वार जेनोसाइडल सुमिट, हरिद्वार हेट स्पीच सुमिट चला। वहाँ पे काफ़ी भाजपा RSS के एफिलिएटेड लोग, काफ़ी हिंदू महासभा के लोग आए थे, जिसका ऑर्गेनाइज किया था यति नरसिंहानंद ने। वहाँ पर खुले आम मुसलमानों के नरसंहार करने की बात की गई। वहाँ पर यह तक कहा गया कि बच्चों को आप अपनी किताबें छोड़ दो, पेन छोड़ दो, कलम छोड़ दो, तलवार उठा दो और मुसलमानों का नरसंहार करो। वहाँ पर एक ने कहा कि हम 100 लोगों की ऐसी मिलिट्री आर्मी बनाना चाहिए जो 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दे। वहाँ पर किसी ने कहा कि हम क्रिश्चियंस और मुसलमानों को हरिद्वार में उनके त्यौहार नहीं बनाने देंगे। पूरा कॉल फॉर जेनोसाइड, हेट फैलाने का तकरीबन 20 घंटे जो ये चला कॉन्क्लेव, उसमें सिर्फ एक ही बात चली, किस तरह से हिंदुस्तान में, भारत के अंदर मुसलमानों का नरसंहार किया जाए। हमने उस पर आपत्ति जताई, हमने कहा इस पर सेडिशन केस लगना चाहिए, FIR होनी चाहिए, UAPA लगना चाहिए। हमने यहाँ तक कहा कि भाजपा दूसरे स्टेट्स में तो जो CA NRC पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे भी UAPA लगा दिया। काफ़ी
जर्नलिस्टों के ऊपर यूएपीए लगा दिया, तो यहां पर क्यों यूएपीए नहीं लग रहा है? तो पता चला कि एफआईआर रजिस्टर हुई है अगेंस्ट अदर्स। अरे जबकि पूरे सोशल मीडिया पे नविका जी, आपके पास, हमारे पास वीडियोस है वहां के नाम के साथ कि किस महाराज ने कौन सी बात कही, किसने मुसलमानों का नरसंहार कर डालने की बात की, तमाम हमारे पास है। फिर भी अदर्स के खिलाफ वहां पर एफआईआर हुई है। तो हमको यकीन है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी जी की बैकिंग है इन लोगों के साथ। मोदी जी चाहते हैं कि ये बोलते रहे, इसलिए जो यति नरसिंहानंद है, इसने हमारे हुजूर के खिलाफ इतनी बदतमीजी की थी मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी शख्स ने भाजपा की लेडीज वुमन के खिलाफ क्या अपशब्द यूज किए थे, आप तमाम को मालूम है। मैं आपके सामने वो यूज करना भी नहीं चाहता यार डिबेट पर, मगर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और दूसरी तरफ आप ये बता रहे हो, ओवैसी साहब ने कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि जो मुसलमान की हालत की पुलिस ने उत्तर प्रदेश में, तो अल्लाह इसका हिसाब लेगा। आप और हम तो अल्लाह भगवान ईश्वर पे यकीन रखते हैं ना। हम बोलते हैं कि किसी ने बुरा किया तो उसका इंसाफ भगवान करेगा, हम तो भगवान पे, अल्लाह पे छोड़ देते हैं। हमने कहा कि एक 80 साल के बूढ़े को दाढ़ी खींच खींच के मारा गया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। बताया हमने कि एक लड़का अपने गोद के अंदर एक बच्चे को लेकर खड़ा हुआ था, उसको पुलिस मारती रही, वो बोलता रहा कि मेरे बच्चे को लग जाएगी, गोद में बच्चा है, मत मारो, मगर उसको मारते गए। तो यूपी पुलिस का जो ये रवैया था, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह बदला लेगा। और मोदी योगी हमेशा ने इम्यूनिटी तो है ना, हमने कहा कि आगे अच्छे दिन आएंगे, तो आगे अच्छे दिन आने की तपस्या अमल तमन्ना रखना गलत है क्या? इनोसेंट होकर ये बात कह रहे हैं, बात शायद इतनी इनोसेंट नहीं है, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अल्लाह मोदी और योगी के रहते हुए भी हिसाब कर सकते हैं। अल्लाह कोई मोदी और योगी से डरते तो है नहीं। तो ओवैसी जी जब कह रहे हैं कि अल्लाह इंसाफ करेगा जब मोदी और योगी चले जाएंगे, इसका क्या मतलब है? ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है क्या? क्योंकि अल्लाह की मर्जी हो तो इंसाफ उसी पल हो जाता है। अल्लाह को आपकी परमिशन नहीं चाहिए, अल्लाह को मोदी और योगी की परमिशन भी नहीं चाहिए। 45 सुनिए, आप मुझे बताइए नविका जी, 45 मिनट की स्पीच है, उसमें 1 मिनट की बयान को, स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ के जो बताया गया, उसमें कहां इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, तोड़ा मोड़ा किसने? कहां थ्रेट है? वारिस पठान जी, धर्म संसद पर यहाँ इसी चैनल पर हम 2 दिन से सवाल पूछ रहे हैं। हमने कई सवाल पूछे, कई शो हुए, कई डिबेट हुए, और हमने एक्शन के लिए कॉल किया है। और एफआईआर जो एक आदमी के खिलाफ हुई है, वो एफआईआर बिल्कुल एक धोखा है, इसे हम मानते हैं और कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन जो ओवैसी साहब ने कहा है, वो भी तो आप इतना मत हमें समझिए इनोसेंट कि हमें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं। ना पब्लिक इतनी मासूम है, ना ओवैसी जी इतने मासूम है, ना आप इतने मासूम है कि आप सारी दुनिया को समझेंगे कि वो समझ ही नहीं रहे कि वो बोला क्या जा रहा है। और नुपुर शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वारिस पठान साहब ने धर्म संसद पर आपत्ति जताई है। वारिस पठान साहब, आऊंगी आपके पास जी। नुपुर जी, वारिस पठान जी ने आपत्ति दिखाई है कि एक एफआईआर एक इंसान के खिलाफ हुई है, उन लोगों के खिलाफ हुई नहीं जो मंच से बोल रहे थे और इस तरह की हेट स्पीच कर रहे थे, इस तरह की भड़काऊ भाषण वहां दे रहे थे धर्म संसद में, हरिद्वार में। अब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, क्यों वहां एक्शन नहीं लिया जा रहा? और अगर वहां एक्शन नहीं है तो आप किस मुंह से ओवैसी जी को बुरा भला कह रहे हैं? क्योंकि ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक कॉइन को दोनों तरफ से देख लीजिए, एक तरफ वहां का हेट है धर्म संसद का, दूसरी तरफ ओवैसी जी का। इसमें जनता कहां है? जनता का क्या, पब्लिक का क्या? नमस्कार नविका जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को उम्मीद रखूंगी कि वारिस जी बहुत लंबा बोले, मेरे ऊपर नहीं बोलेंगे। लगभग 14 मिनट से ये बोल रहे हैं। सबसे पहले तो वारिस जी, आपके पास कानूनी पढ़ाई है? लास्ट टाइम आखिरी बारी जब चेक किया था आप LLB करे हुए हैं। आपको पता होगा एफआईआर जो कहती है वासिम रिजवी व अन्य
और वासिम रिजवी एंड अदर्स, इसका मतलब कि वो ओपन एंडेड एफआईआर है, उसमें कभी भी और तमाम, चाहे वो एक एक इंसान जो वहां मौजूद था वो ही क्यों ना हो, चाहे वो केवल सुन रहा था मंच के नीचे बैठ के, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है और उसको भी बेल के लिए कोर्ट जाना पड़ सकता है। इतना कानून आप भी जानते हैं वारिस भाई, अन्य लोगों के खिलाफ हुई है एफआईआर। दूसरी बात, यहां चलो एफआईआर तो ही, इतने बड़े बड़े बोल, जैसे आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया नविका जी, इनोसेंट। अब ये अल्लाह के कंधे पे बंदूक रख के ये लो हम मजा चखा देंगे और तुम कब तब कहां जाओगे, एंड ये जो धमकी है सिर्फ अल्लाह के कंधे पे रख के नहीं है। जरा एक बार सुनते हैं उन्होंने बोला क्या, ध्यान से प्लीज। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूं, याद रखना मेरी बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हम मुसलमान वक्त के तिमार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो तो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारी अंतिम को नेस्तनाबूद करेंगे और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे। ये मैं मानती हूं नविका जी, ये केवल पुलिस अधिकारियों को धमकी नहीं है। जिसने संविधान की शपथ लेके संसद भवन के अंदर सांसद की सीट गरमाई हुई है, वो केवल पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को धमकी नहीं दे रहे। ये असल में हिंदू जेनोसाइड की पुकार और आगाज है। और मैं ये पूछना चाहती हूं, यहां बैठ के वारिस भाई, इनके खिलाफ क्या हुआ, उनके खिलाफ क्या हुआ, यूं करके आपने पूछ तो लिया, आपको पता होना चाहिए। वही यति नरसिंहानंद जी जिनके खिलाफ आप बोल रहे थे, केवल महिलाओं पर टिप्पणी करने के लिए 3 एफआईआर एक ही डिस्ट्रिक्ट, एक ही जिले में दर्ज हो गई थी उनके खिलाफ। और आप ही के ओवैसी के खिलाफ मैं पूछना चाहती हूं, अगर ये ओपन एंडेड कॉल टू हिंदू जेनोसाइड है, और अगर आप इतना सेक्युलर है, वैसे आप है नहीं क्योंकि आपकी पार्टी में मुस्लिम मीन नाम है, मुझे बता दीजिए आपने कहां पे कड़ी कंप्लेंट कर दी। ये धर्म सांसद के खिलाफ तो केस क्या, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस द मिनट एफआईआर इज रजिस्टर्ड। आप मुझे बता दीजिए आपने अपने सीनियर ओवैसी के खिलाफ कहां कंप्लेंट दर्ज करी। हाल ही में सितंबर में फिर से उनके ऊपर 10 सितंबर 2021 को बाराबंकी के अंदर विवादित बयान देने के ऊपर 2 एफआईआर दर्ज हुई है। मैं पूछना चाहती हूं, ये कौन सा नौटंकीबाजी चल रही है? क्योंकि नविका जी, आप इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकती, दरकिनार नहीं कर सकती। अगस्त 2021 के अंदर इन्हीं सीनियर ओवैसी ने कहा था, उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान हैं हम, उत्तर प्रदेश में इकट्ठे होकर वोट करने चाहिए, और क्यों ना उत्तर प्रदेश में मुसलमान लीडरशिप भी बने। मैं चीजें भूलती नहीं हूं, ये केवल वोट बैंक अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही है, ध्रुवीकरण चल रहा है, तुष्टीकरण चल रही है, और ये ओपन थ्रेट टू हिंदू फॉर जेनोसाइड ऑफ हिंदूज है और कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं डॉक्टर रहमानी, कभी ओवैसी जी कहते हैं कि योगी मोदी नहीं रहेंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब हम बदला लेंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। ये जब कहते हैं, इससे पहले आपको याद होगा 2013 में उनके छोटे भाई ने क्या कहा था, अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटाकर देखें, 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ेंगे। केस अब तक चल रहा है। मुझे ये बताइए कि ये किस तरह की राजनीति है? एक तरफ आप कहते हैं कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुसलमान ही होना चाहिए। क्या इस देश में अब धर्म देखकर ओहदे डिसाइड होंगे? क्या ये जनता अपनी पेशकश खुद नहीं करेगी कि वो किसे चाहती है? और दूसरी बात ये कि इस तरह से खड़े होकर मन से बदले की भावना से लोगों को धमकाया जाएगा और कहा जाएगा अरे धर्म संसद में हुआ था इसीलिए यहां भी होगा। क्या ये कोई कोरोलरी है? क्या ध्रुवीकरण, पॉलिटिसाइजेशन जो हो रहा है और ये कम्युनलाइजेशन, पोलराइजेशन जो हो रहा है, क्या यही एक फॉर्मूला बच गया है जिससे ये चुनाव जीते जाएंगे? और ओवैसी साहब जो हमेशा बीजेपी पर उंगली उठाते हैं कि ध्रुवीकरण इनकी तरफ से होता है, आज वो क्या कर रहे हैं? क्या घी नहीं डाल रहे आग के अंदर?
देखिए नाविका, आप एक बहुत ही बड़े चैनल की सीनियर एडिटर इन चीफ हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानती हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी वर्सेस अवैसी हरगिज़ भी नहीं है। मुकाबला अवैसी साहब के साथ नहीं है बीजेपी का। तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आपको ये भी मालूम है कि वोटिंग से पहले, ये वोटिंग की लड़ाई से पहले एक और लड़ाई होती है जिसे कहते हैं परसेप्शन की लड़ाई। बहुत अच्छे तरीके से आप वाकिफ हैं। ये लड़ाई है परसेप्शन की, और इस किस्म के परसेप्शन के बनने से अवैसी साहब पर्टिकुलरली, जब अवैसी साहब बोलते हैं, अवैसी साहब मुस्लिम वोट को कभी पोलराइज नहीं करा पाए हैं। आप चाहे बंगाल देख लीजिए, चाहे बिहार देख लीजिए, पूरे बिहार में भी अवैसी साहब पोलराइज नहीं करा पाए, यूपी में भी नहीं करा पाएंगे। लेकिन इस परसेप्शन का पूरा फायदा जो हमारा सॉफ्ट हिंदुत्व जहन रखने वाला आदमी होता है, जो वो आदमी पोलराइज होता है, और उस पोलराइजेशन का फायदा बीजेपी को होता है। ये एक नोन फैक्ट है, हमने हर इलेक्शन में देखा है। ये वोट की नहीं, परसेप्शन की लड़ाई होती है। ये एक बात। दूसरी बात, हम अप्रिशिएट करते हैं, आपने 2 दिन से, कल मैं भी आपके यहाँ के एक प्रोग्राम में था और मेरे ट्विटर हैंडल पे बहुत तारीफ हुई आपके उस प्रोग्राम की जो आपने हरिद्वार के बारे में किया था और जो आप कर रही हैं। और उसमें उसके बाद ये 12 दिसंबर का ये बयान जो अभी इन्होंने भी, वारिस साहब ने भी कहा, 12 दिसंबर के बयान को आप 24 दिसंबर को आज हम हाईलाइट आखिर क्यों कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, इस बयान को गौर से सुनिए, इसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी है। वो कौन सा म्यूजिक है जरा उसको आप खुद ही से देख लीजिएगा कौन सा म्यूजिक है। यानी किसी लड़के ने ये उनकी तकरीर रिकॉर्ड करके बाकायदा उसके बैकग्राउंड में एक म्यूजिक डाला है, और कौन सा म्यूजिक है पर्टिकुलरली मुझे मालूम है, लेकिन आप भी उसको देख लीजिए किस टाइप का। इससे क्लियर होता है कि एक परसेप्शन मुझे नहीं पता कौन सा म्यूजिक है, और मुझे ये भी नहीं पता कि किसी और ने डाला। आप क्यों नहीं दर्शकों को सीधा और साफ बता दें ये कौन सा म्यूजिक है और ये म्यूजिक क्या कहता है? मुझे नहीं मालूम। नहीं, वो एक तुर्किश एक सीरियल है, बहुत बड़ा सीरियल है, अर्तुगरुल गाजी, उसका है। जाहिर है कि अर्तुगरुल गाजी का वहाँ पर वो एक जिहाद की पूरी एक स्टोरी है, उसमें बहुत लंबा सीरियल है, उसका एक वो म्यूजिक है। ऑब्वियसली किसी ने जानबूझ के डेलिबरेटली स्पीच रिकॉर्ड करने के बाद उसको उस म्यूजिक को बैकग्राउंड में डाला है। आप सुन के देख लीजिए, वो दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके से परसेप्शन क्रिएट करके आप मुद्दों से भटका देते हैं लोगों को। आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं एक आदमी के नाम। कल साकेत गोखले ने जो कंप्लेंट दी थी उसमें हर आदमी का नाम, कम से कम 5 नाम मौजूद थे, वीडियो क्लिप्स मौजूद थे, जो साकेत गोखले की कंप्लेंट थी हरिद्वार पुलिस को। एसपी और डीएसपी तक को उन्होंने कॉपी किया था। लेकिन आपने एक आदमी का जो नया हिंदू हुआ है उसके नाम से आपने एफआईआर कर दी। इसका मतलब आप यति के खिलाफ, दीपक त्यागी के खिलाफ सैकड़ों एफआईआर मौजूद है, कोई आपने उस पर कोई एक्शन नहीं किया। आज भी आपने एक सॉफ्ट सी एफआईआर उसके खिलाफ लिख दी। तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है इस्टेब्लिशमेंट का इस किस्म के जो लोग हैं, ताकि जो अवाम के असल मुद्दे हैं, गुर्बत के, बेरोजगारी के, कोरोना के, और ये सारे मुद्दों को आप साइडलाइन करके सिर्फ मजहब के नाम पर, हिंदू पोलराइजेशन के नाम पर आप कोशिश करके इलेक्शन जीतते रहे हैं बीजेपी के लोग, और आज भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, ये पूरा यूपी का स्टैटिस्टिक्स है पिछले 3 इलेक्शन का, और इस स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे मैं कह रहा हूं 100 सीट से ज्यादा अगर बीजेपी ने जीत ली इस पोलराइजेशन की इफेक्ट के बावजूद, तो मैं समझूंगा कि योगी मोदी और अमित शाह कामयाब हो गए। आज की तारीख में 100 सीट सिर्फ इन स्टैटिस्टिक्स को अगर थोड़ा 2% इधर कर दिया तो 100 सीट जीत नहीं पा रहे। तो इसलिए इस परसेप्शन की जरूरत बीजेपी को पेश आती है। लेकिन आप बीजेपी पर तो इतना बोल रहे हैं रहमानी साहब, लेकिन आपने एक लफ्ज ओवैसी पर नहीं कहा, एक लफ्ज ओवैसी पर नहीं कहा। और आज जनता ये पूछ रही है, पब्लिक ये पूछ रही है, क्योंकि मेरे पास सवाल आया और मैं आपको सवाल पढ़कर सुनाना चाहती हूं। ये सवाल शिशिर का है, भोपाल से लिख रहे हैं। वो पूछना चाहते हैं कि अब डर नहीं लग रहा नसीर साहब को या जावेद अख्तर साहब को और उन लोगों को जिन्हें हिंदुस्तान में भय का माहौल लगता है, डर लगता था,
क्या ऐसे लोगों को ओवैसी की तरफ से सरेआम धमकी से डर नहीं लगता? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और यही सवाल मेरा विनोद बंसल साहब को है। नुपुर जी, मैं आ रही हूं आपके पास। विनोद बंसल जी बोले नहीं है, मैं आपके पास आती हूं। विनोद बंसल जी, ये किस तरह के डबल स्टैंडर्ड है? नाविका जी देखिए, 20 मिनट के बाद आप आइए। मुझे लगता है कि जितना समय दिया उसका कम से कम आधा तो हिंदू समाज को देंगे। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि किस प्रकार से आपके पैनलिस्ट ने आपकी बात को गोल मटोल करके और इधर का उधर किया। सिर्फ नूपुर ने टू द पॉइंट जवाब दिया। आपको सुधी दर्शक इच्छुक अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी ने भी आज तक अभी तक माफी नहीं मांगी कि हाँ, उस इस्लामिक जिहाद का एक उद्घोष करने वाले, वो जो मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता से पूर्व किया था, वो जो डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी थी, वही डायरेक्ट एक्शन की धमकी अब योगी जी की शासनकाल में दे रहे हैं। ये सर मानी चाहिए इनको। आप देखिए कि 9 वर्ष पूर्व जो इन्होंने 15 मिनट के लिए कहा था, आज वही बात इन्होंने फिर दोबारा से दोहरा दी। अरे भैया, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। देखिए नाविका जी, मैं बीच में नहीं बोला था, कृपया इनको बंद रखें। आप कृपया इनका वॉल्यूम डाउन रखें। नहीं तो नहीं, देखिए, अरे अकबरुद्दीन ओवैसी, अरे मुझे बताइए, ओवैसी को जेल में भेजोगे? रहमानी साहब, आपसे दरखास्त है। बंसल साहब बहुत देर बाद डिबेट में आए हैं, बोल लें, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी, उसी तरह जिस तरह नुपुर को मौका दूंगी आपको काउंटर करने का। थोड़ा सा धीरज रखें, अभी हमारे पास बहुत समय है, आपको मिलेगा समय। बंसल साहब बोलिए। जी नाविका जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए दो बड़ी अलग अलग विचारधारा हैं आज देश के अंदर। एक तरफ जो है, एक इस्लामिक जिहादियों को उकसाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पर, पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर आतंकवादी संगठन चला रहे हैं। अल्लाह अकबर का नाम लेते हैं और गला सिल्ट कर देते हैं, तब इनके मुंह बंद रहते हैं। बिल्कुल जितने भी इस्लामिक जिहादी आतंकवादी संगठन चलते हैं उन पर ये कोई नहीं बोलता। और ये जो जिस तरह से भड़का रहे हैं आपने ओवैसी जी, आप मुझे बताइए, ओवैसी जिस तरह भड़का रहा है तो आप क्या लग रहा है कि ये कोई मुसलमानों का भला कर रहा है? नहीं, ये मुसलमानों को और नरक में धकेल रहा है। आप देखिए जिस तरह से ग्लोबली इस्लाम की जो छवि, भारतीय मुसलमानों की जो छवि ग्लोबली बन रही है, उस छवि को ये और उकेरने की कोशिश कर रहा है। मैं कहता हूं, दुनिया के अंदर मुसलमानों को पानी। बंसल साहब, आप इस बात का भी तो जवाब दें कि धर्म संसद में जब मुसलमानों के खिलाफ होता है तो आप उसे भी तो कंट्रोल करें। एक तरफ खाली उंगली उठाने से थोड़ी काम बनेगा। अगर ओवैसी जी के तरफ आप उंगली उठा रहे हैं तो धर्म संसद में जो हो रहा था, क्या उसे आप सपोर्ट करेंगे? नहीं नाविका जी, दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। आप देखिए, सपोर्ट की बात ही नहीं है। हिंदू समाज कभी किसी गलत बात को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये इसका जवाब बड़ा कैटेगोरिकली आपके बीजेपी के प्रवक्ता ने दे दिया। क्या ऐसा कोई जवाब इन दोनों में से किसी ने दिया? क्या इन दोनों ने मांग करी कि ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसको देश निकाला होना चाहिए? इस तरह से देश के लोगों को देश के खिलाफ भड़का रही है। तो ठीक है, आप मुझे यहाँ बताइए कि आप मानेंगे कि धर्म संसद में जो बोल रहे थे उनके खिलाफ सेडिशन का केस होना चाहिए, ये आप मानते हैं? तो मैं वारिस पठान और रहमानी साहब से जवाब अभी लेती हूँ कि ओवैसी के खिलाफ भी होना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। नाविका जी, अभी तक मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप इन दोनों से कहलवा दो कि हाँ, पहले आप तो कह दीजिए इस्लामिक जिहादी को भी जेल होनी चाहिए। पहले आप तो कह दीजिए, आप तो कह दीजिए। मैं कहूंगा नहीं, मुझे पता है नाविका जी, मुझे पता है मेरे देश का बंटवारा इसीलिए हो गया। आपको याद होगा, देश का बंटवारा इसीलिए हुआ कि दो सेकुलर कंट्री बन रहे हैं, लेकिन धोखा हुआ हमारे साथ। वो कम्युनल कंट्री बन गया और इसको सेकुलर कंट्री बना दिया, जिसका भुगतान अब तक कर रहे हैं। ऐसा नहीं तो आप क्या चाहते हैं, ये सेक्युलर कंट्री ना रहे? चलिए रहमानी साहब से पूछती हूँ। रहमानी साहब, अभी वारिस पठान साहब ने कहा कि ओवैसी जी की स्पीच पहले आई थी 12 दिसंबर को, तो आप पहले 12 दिसंबर वाली स्पीच पर सेडिशन केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे आप कह दीजिए कि होना चाहिए कि नहीं ओवैसी जी पे सेडिशन का केस, इस तरह की धमकी को लेकर।
देखिए वारिस पठान हो, अवैसी साहब हो या मैं खुद हूं, तो बेहतर हीरो का सपना जो दिखाते हैं। कोई तोड़ने की बात करे, न सिर्फ ये कि फर्जी FIR हो, उठा के जेल में डाल देना नहीं, जो चाहिए। कोई मैं खुद भी चाहे हूं, मैं अपने आप को मेरे जबान से ऐसा कोई लफ्ज़ ओवैसी जी ने असल में कहा कि नहीं। अकबरुद्दीन अवैसी ने एक बात कही, नहीं आप सुनिए नाविका, अकबरुद्दीन अवैसी ने एक गलत बात कही, मैंने कंडेम किया और फिर वो जेल में गए, जेल में रहे। ओवैसी को देश निकाला होना चाहिए। अरे देश निकाले की कोई बात नहीं, अरे देश निकाला तो मैं यतीम सरस्वती के लिए भी नहीं कहूंगा कि उसको देश निकाला जाए। जो देश का है वो देश का है। मैं देश आपकी तरह से मेरी संकीर्ण मानसिकता नहीं है कि मैं देश निकाला की बात करूं। इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, उस कानून का जिसने उल्लंघन किया है, कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। देश उल्लंघन की क्या बात, देश निकाला की क्या बात आ गई इसमें? जिसने क्या कानून मौजूद है, कानून में सजा का प्रोविजन मौजूद है। जो कानून मैंने तोड़ा है उसके मुताबिक मुझे सजा मिलेगी। देश निकाला कहां से आ गया इसमें? क्यों आ गया? ये है आपकी मानसिकता। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको यही कहा था, ये नहीं कहेंगे, ये ओवैसी को बचाएंगे, ये जिहादियों को बचाएंगे, ये आतंकवादी और अलगाववाद की बात करने वालों को ये पनाह देते हैं। एक बात भी गैर कानूनी है आप देखिए तो अवैसी साहब को जेल भेज दीजिए। नहीं, पर आपको इस क्लिप में कोई गैर कानूनी बात नजर नहीं आ रही जब वो कहते हैं कि अल्लाह इंसाफ करेगा और आप लोगों को बचाने वाला कोई नहीं होगा, तो आपको ये गैर कानूनी नहीं लग रहा? आपको ये नहीं लग रहा गैर कानूनी? मैं कह रहा हूं ना, अगर ये नहीं, अगर कहां से, अगर मगर छोड़िए, आपने क्लिप सुना, आप इतने बुद्धिजीवी हैं, आप इतने बुद्धिजीवी हैं, आपने क्लिप सुन लिया, आप मुझे बताइए ये गैर कानूनी था या नहीं था? हाँ या ना? नहीं, ये गैर कानूनी नहीं है। अच्छा, तो ये गैर कानूनी नहीं है, सिर्फ धर्म संसद गैर कानूनी है। पहले DGP साहब के सिर्फ धर्म संसद गैर कानूनी है। वाह, क्या बात है। नुपुर शर्मा आप भी लॉयर हैं, अगर बैरिस्टर साहब ने कुछ भी गैर कानूनी नहीं कहा DGP साहब तो वो मुझे उस वक्त अरेस्ट कर लेते अगर गैर कानूनी होती। ठीक है, वारिस पठान के पास मैं जाऊंगी। रहमानी साहब कह रहे हैं कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। नुपुर शर्मा जवाब दें। तो फिर ठीक है, देखिए अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ भी गैर कानूनी नहीं है क्योंकि इनको अरेस्ट नहीं किया गया है, आप लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया, डॉक्टर रहमानी आपको भी, तो वैसे ही धर्म संसद में किसी को अरेस्ट नहीं किया गया तो वो भी गैर कानूनी नहीं होगा। बात तो वही हो गई। मैं तो आपसे 2-3 सवाल लेके बैठी थी, जरा मेरे को नविका जी प्लीज 30 सेकंड का टाइम दीजिएगा। नहीं, ऐसी जलेबी घुमाई रहमानी जी ने, प्लीज नहीं 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने का नाम लेके धमकी देना, वो 20 लाख मुसलमानों को नाम लेकर नविका मैं अपनी बात कर लूं, ये मुझे नहीं बोलने देंगे, ऐसे डिबेट होगी, मैं चुपचाप बैठी मैं चुपचाप बैठी हूं, मैं इनके ऊपर चिल्लाऊंगी नहीं। रहमानी साहब आपने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आपको गैर कानूनी ओवैसी लगे ही नहीं, आपको सिर्फ धर्म संसद से प्रॉब्लम है, आपको ओवैसी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो भी नकाब था वो उतर चुका है। आप कितना सही और गलत की बात करते हैं, वो नकाब उतर चुका है, वो नकाब उतर चुका है। रहमानी साहब अब थोड़े से शांत हो जाइए, क्योंकि पब्लिक समझ गई है कि आप क्या कह रहे हैं और कितने इंसाफ की बात कर रहे हैं। अब नुपुर शर्मा को भी बोल लेने दीजिए, क्योंकि वो भी इस देश की नागरिक हैं और उन्हें भी बोलने का हक है, क्योंकि वो इस पैनल पे जैसे आप बुलाए गए हैं वो भी बुलाई गई हैं। मुझे प्लीज रहमानी साहब बुद्धिजीवियों को टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप नुपुर जी को बोलने दें। डाइल्यूट करने के लिए आप 12 तारीख के एक स्टेटमेंट को क्यों यूज कर रही हैं, आप मुझे बता दीजिए। नाविका जी सुनने वाले लोग हैं, नाविका जी सब गलत है, खाली रहमानी साहब सही है और ओवैसी साहब सही है, बाकी सब दुनिया में गलत है। एक मिनट रहमानी साहब। नविका जी नुपुर जी, नविका जी प्लीज। 12 का बयान 13 को चलाती ना, 14 को चलाती, आप 15 को चलाती, आप 12 का बयान 24 को क्यों चला रही हैं? 17 के इस खतरनाक बयान के बाद मुझे जवाब दे दीजिए। आप मुझे बोलने मिलेगा या मुझे नविका जी मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज, तरीका नहीं है ये, पूरी बात दब जाएगी। वारिस पठान साहब आपको तो खुश होना चाहिए, मुसलमानों को हक मिल रहा है बोलने के लिए। रहमानी साहब बोल रहे हैं,
आप तो मुसलमानों के हकों के लिए लड़ते हैं ना, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? कहाँ बोलने दे रहे हो आप? हाँ, एक मिनट। आप किसके हक के लिए लड़ रहे हो? आपको तो देश के तमाम नागरिक के हक के लिए मैं आपके लिए पहले इस पैनल पे एक ही महिला है, थोड़ा सा फेवरेटिज्म करने दीजिए, महिला को पहले बोलने दीजिए, फिर आपके पास आती हूँ। दो है ना? नहीं, मैं चुप हो जाती हूँ, सिर्फ एक महिला बोलेंगी, नुपुर शर्मा जी। 1821 कर दिया, इक्वालिटी कर दिया, सबको इक्वल, सबको इक्वल, सबको इक्वल। महिलाओं का सम्मान तो ऐसा है नविका जी, ऐसे डिबेट का टाइम जाया होगा। वारिस पठान जी आपके पास आ रही हूँ, नुपुर अपनी बात कह ले। कोई तरीका नहीं है, प्लीज जी नुपुर प्लीज, ये ऐसे डिबेट का टाइम जाया करने की ये जो इनकी तरकीब है ना, वो सक्सेसफुल ना होने दीजिए। ये दोनों इसलिए बोल रहे ताकि मैं ना बोल पाऊं। साफ सी बात तो डॉक्टर रहमानी की है, आपने जलेबी सुनी उनकी ध्यान से। एक तरफ कहते हैं कि ओवैसी जी नॉन फैक्ट है, भगवान जाने कौन सी रिपोर्ट और कौन से कोर्ट ने ये नॉन फैक्ट एस्टैब्लिश कर दिया कि कांग्रेस के साथ कोalition में सरकार बनाने वाली एआईएमआईएम जो हमसे 180 डिग्री बिल्कुल विरोध अपनी विचारधारा रखती है, वो जब भी चुनाव लड़ती है उससे भाजपा का फायदा हो जाता है। मतलब कि वो गैर मुसलमानों की वारदातें करते हैं ओवैसी जी। साथ ही में ये भी कह दिया, वीडियो सुना, पीछे तुर्की म्यूजिक चल रहा है, जैसे वो बहुत ही एडिटेड वीडियो होगा। तो ना इधर की बात कही ना उधर की बात कही, लेकिन ओवैसी सीनियर को बागी मुसलमान बता दिया। मैं तो इतना पूछना चाहती हूं आपसे, एक तो वो सिर्फ अल्लाह की खातिर नहीं है, मैंने पूरा बयान पढ़ के सुनाया नविका जी, वो अल्लाह की खातिर बात नहीं है, सीधे तौर पे पुलिस कर्मियों को धमकी है और साथ में पूरे हिंदू समाज को धमकी है कि तब तुम्हें कौन बचाएगा, समय बदलेगा तब तुम्हें कौन बचाएगा, तब तुम कहां जाओगे। और यहां पे डॉक्टर रहमानी कहते हैं आपने धर्म संसद में ये बोल दिया। डॉक्टर रहमानी, आपने अपना नाम भी लिया था अभी, अगर मैं भी ऐसा कोई विवादित बयान दूं तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, आप और मैं लाइव डिबेट पे थे, अयोध्या का मामला सब जुडिस था सर्वोच्च न्यायालय में, आपने धमकी दी थी 25 लाख मुसलमान लेके 6 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे राम जन्मभूमि में, जबकि फाइनल जजमेंट आया नहीं था कोर्ट का। आपने हिंदू समाज को धमकी दी थी, हिंदुओं को, राम भक्तों को धमकी दी थी। मैं पूछना चाहती हूँ, आप अपने ऊपर करवाओ ना, आप एफआईआर की बात कर रहे हो, आप एफआईआर की बात कर रहे हो, करो ना। तो आपके सैकड़ों अनुयायियों ने एफआईआर कराई होती, एक भी बात मैंने विवादित नहीं कही थी, इसलिए नहीं हुई। मैंने एक भी बात कंट्रोवर्शियल या भड़काऊ कही नहीं थी, इसलिए आप एफआईआर नहीं कर। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ 3 साल बाद भी। एक मिनट, दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, पब्लिक के सवाल आ रहे हैं, और मैं ये सारे सवाल वारिस पठान साहब आपके लिए हैं। आपको चुन चुन कर सवाल दे रही हूं। पीयूष कर्मलेकर का सवाल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है। आपको चैलेंज कर रही हूं, अपने ऊपर केस करो। अच्छा, एक मिनट, छत्तीसगढ़ से सवाल है आपके लिए वारिस पठान साहब। पीयूष जी कह रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं क्या ओवैसी जी का इशारा बहुसंख्यक आबादी के लिए तो नहीं? क्या उनके बयान से ये नहीं लगता कि मैच फिक्स है और वो ये कहना चाहते हैं कि मोदी योगी ही बहुसंख्यकों के सुरक्षा की गारंटी हैं? तो क्या आप बीजेपी का खेल खेल रहे हैं, ये सवाल है। नंद किशोर बहुखंडी का नोएडा से सवाल है। मेरा सवाल वारिस पठान से है, ओवैसी के नफरत फैलाने वाले बयान पर मुकदमा क्यों नहीं हो, क्यों नहीं इनकी पार्टी को बैन किया जाए, चुनाव आयोग क्यों नहीं एक्शन ले? जब बैरिस्टर की डिग्री लेकर एक इंसान सार्वजनिक मंच से बदला लेने की बात कहे, पुलिस के बहाने पूरे सिस्टम को धमकाए, तो इन पर केस क्यों ना हो? और एक और सवाल है, जयप्रसाद झा समस्तीपुर बिहार से भेज रहे हैं। मेरा सवाल एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान जी से है। छोटा भाई कहता है 100 करोड़ की आबादी को देख लेंगे, बड़ा भाई आता है कहता है मोदी योगी को हटने दो, बदला ले लेंगे। ये पार्टी है या तमाशा? अर्चना श्रीवास्तव सेल्लूरपेट आंध्र प्रदेश से पूछ रही हैं, बड़ी मासूमियत से धर्म संसद के बयान गिना दिए, लेकिन ओवैसी जी की तो फितरत ही यही है, 10 बयान तो आपने दिखा दिए और मेरा दावा है ऐसे और बहुत बयान होंगे उनके। वारिस पठान जी, ये पब्लिक के सवाल आपके लिए हैं, जवाब दीजिए।
देखिए नविका जी, मैं तमाम ये पब्लिक के सवाल है जो मेरे से किया है, मैं उनका धन्यवाद, आपने सवाल किया, मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको जवाब दूँ, लेकिन सबको एक एक जवाब नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि ओवैसी साहब ने जो कहा वो ना हमारे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ था, ना उन्होंने किसी को हेट की स्पीच दी, ना वायलेंस इंसाइटमेंट किया है, ना किसी को थ्रेट किया है। उन्होंने एक जनरल बात कही थी कि जो पुलिसकर्मी जो है, जो ये आतंक मचा के रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के खिलाफ, तो उनको अल्लाह देखेगा। और हिंदुओं को बात नंबर 2, और योगी और मोदी जी का डर अभी ये बीच में बोलेंगे तो ये बदतमीजी बर्दाश्त तो नहीं होगी ना। धमकी नहीं तो और क्या है? कंडेम तो आप कर नहीं रहे हो यहाँ बैठ के। बोल भाई, बोल बंसल जी आ रही हूँ, बंसल जी आपके पास, बंसल जी आपके पास आ रही हूँ। वारिस पठान पब्लिक के सवालों का जवाब दे रहे हैं, उनके पास 45 सेकंड का अनइंटरप्टेड समय है, 45 सेकंड उन्हें दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आपका समय शुरू होता है वारिस पठान जी। आंसर नंबर 1, ये पूरा जो किया गया है ओवैसी साहब की स्पीच को लेके, ये सिर्फ जो हरिद्वार में जेनोसाइडल सुमिट जो आयोजित की थी उस पे से ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पे आ गए, बाकी उनका कुछ नहीं है। 12 तारीख की स्पीच 24 तारीख को आप बता रहे हो। 1 घंटे 45 मिनट की स्पीच थी, उसको आप 1 मिनट में एडिटेड वर्जन करके दिखाया। बात नंबर 2 पे नुपुर शर्मा मेरे को चैलेंज कर रही थी मेरी एडवोकेसी पे। मैं एडवोकेट हूँ नुपुर शर्मा जी, चेक कर लीजिए गूगल पे, लेकिन आप नहीं हो। आज तो मुझे 100% यकीन हो गया है कि आप एडवोकेट हो ही नहीं, अगर हो भी तो शायद डिग्री आपने कुछ किया है, मुझे पता नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर FIR में पुलिस को पता है प्राइमा फेसी के 8 आदमी वहां मौजूद है, जिनके नाम पुलिस के पास है, जिनके नाम से कार्ड छपा है, जो संसद में मौजूद है, तो उनका नाम लिखने में कौन रोक सकता है? अगेंस्ट अदर तब आएगा जब पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ेगी कि हाँ ये ऐसे कोई और भी थे, तब अदर्स डालेंगे। लेकिन यहां तो कोई अदर्स ही डाल दिया, क्योंकि पुलिस की मंशा नहीं है ना, मोदी जी की बैकिंग है उनको कि उनको अरेस्ट नहीं करना है, उनको फैला रहे तो जितना आतंक फैलाना है। बात नंबर 3, अभी नविका जी ने आपको सवाल किया, विनोद बंसल को सवाल किया कि आप जो यहाँ पे ये जेनोसाइडल हरिद्वार में सुमिट हुआ उसको आप खंडन करते हो नहीं करते हो? आपने कोई खंडन तो नहीं किया। बंसल जी अरे कह यहाँ रहे तक हैं कि वहाँ जो स्पीच दिए, धर्म सांसद मैंने अगर था 45 सेकंड के बाद रामायण की बात हुई ना, महाभारत की बात हुई ना, गीता की बात हुई, और एक्स्ट्रा समय दिया, और विनोद बंसल जी और नुपुर शर्मा का हाथ उठ गया है। नुपुर शर्मा जी, आपसे कहर सिंह पूछ रहे हैं वडोदरा से, और वो पूछ रहे हैं कि आपने हरिद्वार की घटना पर तो FIR दर्ज करा दी, आप ओवैसी पर केस क्यों नहीं करते आप? नुपुर शर्मा, पब्लिक तो ये भी सवाल पूछ रही है, क्या आपकी कोई सेटिंग है ओवैसी जी के साथ? क्या कोई सेटिंग है ओवैसी जी के साथ कि आपने FIR दर्ज ही नहीं की? देखिए, या तो आप मीडिया में गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने उनका भाषण पढ़ा बिल्कुल मीडिया के रिपोर्ट से पढ़ा, पूरा पढ़ा। वो हिंदूज के खिलाफ, जैसे कश्मीरी हिंदुओं का, पंडितों का जेनोसाइड हुआ था, वैसे ही वो हिंदू और पुलिस कर्मियों का जेनोसाइड की बात है। अब मेरे को ये एडवोकेसी बता रहे थे भैया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एडवोकेसी पे सवाल उठा दिया, तो भाई साहब जरा इतना बता दीजिए, आप खुद बता रहे 17-18 का धर्म संसद था, ये बुधवार को सार्वजनिक हुए वीडियो, बृहस्पतिवार को ये FIR दर्ज हो गई। आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, प्रेमा फेसी केस के बिना केस क्या FIR रजिस्टर हो ही नहीं सकती। और 24 घंटे के अंदर आप पूछ रहे बाकी नाम कहाँ हमारी है? MIM की अरे टीम गई कानून की पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर आपने डाला है, आपने डाली है, आपने डाली है, करने के लिए आपने डाली हमारी है, कंप्लेंट में FIR हुई है, हमने हमारी कंप्लेंट में नाम दिया है, उन लोगों का नाम डाला है, हमारी MIM की टीम जो वहां पर है उत्तराखंड के अंदर, उसने जाके कंप्लेंट डाली है, उसमें नाम मेंशन किया है, सकेट गोखले ने भी नाम मेंशन किया है, देख लीजिए। अरे सबका नाम डाला है जिनकी स्पीच वायरल है। सफेद झूठ मत बोलिए टीवी की डिबेट पे बैठ के, झूठ मत बोलिए आप यहाँ पर बैठ के। हमारी कंप्लेंट में नाम है सबके, कंप्लेंट की कॉपी भेजता हूँ आपको, व्हाट्सएप नंबर दो, व्हाट्सएप नंबर दो, कंप्लेंट भेजता हूँ आपको, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आपको कंप्लेंट भेजी जाएगी, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, कंप्लेंट की कॉपी आपको भेजा जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भेजिए, आपको कंप्लेंट भेजा जाएगा।
बताओ, आपको कंप्लेंट का आपकी कॉपी दिया एनआईवी जाएगा, कार्ड से वो आई है। कंप्लेंट का मैं कॉपी आप कंप्लेंट देखिए, अरे ये आप देखिए। आप चिंता मत कीजिए, वो मैं भिजवा दूंगी, मैं भिजवा दूंगी, लेकिन वारिस पठान साहब एक बार भी आपने नहीं कहा कि जो ओवैसी साहब कर रहे हैं वो ध्रुवीकरण हो रहा है राजनीति का उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अल्लाह के हवाले से धमका रहे हैं, अल्लाह के हवाले से आप सिर्फ पुलिस वालों को धमका रहे हैं या हिंदू समाज को दबा रहे हैं, ये जनता पूछ रही है। और आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दो गलत से एक सही नहीं होता। तो मुझे बता दीजिए, अगर धर्म संसद गलत है तो क्या ओवैसी जी गलत है या नहीं? आखिरी मौका, वारिस पठान जी, ओवैसी जी बैरिस्टर है, गलत है या नहीं? यस और नो? नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है ओवैसी साहब ने, मैं साफ साफ बताऊंगा। विनोद बंसल जी, कोई गलत बात किसी के सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश, विनोद बंसल जी कोई बात गलत की नहीं। हमारा यकीन आगे अच्छे दिन आएंगे। ना 100 करोड़ वाली बात अकबरुद्दीन ओवैसी की गलत थी, ना असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात गलत है। विनोद बंसल साहब जरा भी गलत नहीं कहा उन्होंने। बिल्कुल एकदम। ये देखिए नाविका जी, मैंने जो कहा था ना, आपको चैलेंज देके कहा था कि इन दोनों में से किसी से ही बुलवा लीजिए कि ओवैसी ने गलत कहा, ओवैसी को सजा होनी चाहिए, ओवैसी को देश निकाल होना चाहिए। इनमें से किसी की जवाब नहीं मिली, हमेशा से उनको बचाते रहे। आप देखिए ना, ये देखिए, मैं जब बोलता हूं तो बिलबिला जाते हैं। सच्चाई का सामना नहीं कर सकते ये। मुझे बताइए नाविका जी, ऐसे इस्लामिक जिहादी जो कि डायरेक्ट एक्शन की धमकी दे रहे हैं, भारत में रह करके 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन शासन को धमका रहे हैं। आप मुझे बताइए कैसे संविधान की बात करते हैं? दूसरी तरफ कहते हैं कि हम तो बैरिस्टर है, ये बैरिस्टर है, बैरिस्टरों के दुश्मन है। आप मुझे बताइए, दर्शकों, सर्दी का मौसम है बाहर, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तापमान बढ़ता चला जा रहा है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, बयानों की गर्मी उससे भी ज्यादा, क्योंकि ध्रुवीकरण का मौसम है। और ध्रुवीकरण एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए इस्तेमाल करती है। एक तरफ ओवैसी जी हैं, वो तो वोट लेना चाहते हैं मुसलमानों के, क्योंकि अब वो क्यों ना नेता बने, क्यों मुसलमान अखिलेश यादव को वोट दे, जबकि अखिलेश यादव तो मुसलमान भी नहीं है, ये कहा था उन्होंने एक बार। और ऐसी 125 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमानों के वोट से पता चलता है कि कौन जीतेगा उस सीट पर। और ये वोट समाजवादी पार्टी, महागठबंधन, जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और 2017-2019 में एन ब्लॉक जाती है एंटी बीजेपी फोर्सेस को। तो क्यों ना ओवैसी जी अपनी राजनीति चमका ले। और दूसरी तरफ बीजेपी 2 दिन कोई एक्शन नहीं लेती, तीसरे दिन धर्म संसद पर एक एफआईआर एक इंसान का नाम डालती है, लेकिन ओवैसी जी पर कोई एफआईआर नहीं। टेलीविजन चैनल के डिबेट पर तो सवाल बहुत उठाते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी संभाल रही है उत्तर प्रदेश में, करते हैं एफआईआर। पर नहीं, ये फॉर्मूला उन्हें भी अच्छा लगता है, क्योंकि जितना ध्रुवीकरण, जितना पोलराइजेशन होगा, शायद इलेक्टोरल फायदा उससे हो जाए। तो क्या यही फॉर्मूला सालों साल इलेक्शन पर इलेक्शन चलता रहेगा? क्या जनता की मांगे, जनता की जरूरतों का कोई भी औचित्य है, कोई भी वजूद है? सोचना पड़ेगा जनता को भी, और सोचना पड़ेगा आज के राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि पब्लिक सब जानती है और पब्लिक जवाब मांगेगी। ध्रुवीकरण नहीं, विकास मांगेगी। अपनी जिंदगी के कई सवालों के जवाब मांगेगी जनता, और जनता जवाब लेकर रहेगी। बस सवाल पब्लिक का शो पर आज इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, कोविड के लिए सावधान रहिए और मास्क पहने रखिए। 2 गज दूरी, मास्क पहनना है जरूरी।
अब और भी।